रांची झारखंड का नाम ऊंचा कर रहे हैं भारतीय दिव्यांगजन क्रिकेट कप्तान मुकेश कंचन, जिनका मानना है कि दिव्यांगजनों को एक खास मौके की नहीं बल्कि सबको मिल रहे एक आम मौके में समान जगह दिलाने की जरूरत है। जहां उन्होंने पहले खुद के खेल को बेहतर किया, उसके बाद नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया और अब वो राज्य के और भी ऐसे दिव्यांग खिलाड़ियों को इस फील्ड में आने में मदद कर रहे हैं और उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो या बास्केटबॉल। उनकी जर्नी बाकी और भी ऐसे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन बनकर सामने आई है। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क में आप देख रहे हैं हमारे ये स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है खास बातचीत, जहां हमें मौका मिलता है हर बार एक नई शख्सियत से रूबरू होने का, उनके बारे में जानने का, समझने का, उनसे कुछ सीखने का और उनकी बातों को आप तक पहुंचाने का। तो हमारी इस कड़ी में आज जो एक नया नाम हमारे साथ जुड़ा है वो है भारतीय दिव्यांगजन क्रिकेट टीम के कप्तान श्री मुकेश कंचन जी का। तो सबसे पहले मुकेश सर, आपका हमारे इस खास बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो पहले ही हमने थोड़ा शॉर्ट इंटरव्यू हमारे व्यूअर्स को दे दिया है कि आप हमारे क्रिकेट कैप्टन हैं, बट हम थोड़ा शुरुआत से शुरू करना चाहेंगे कि आपने, ऐसे तो हम जानते हैं कि 2015 से आप नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में आए हैं, फिर बहुत सारी सीरीज़ आपने खेली है, बट गेम्स में जो आपका इंटरेस्ट है और आना, वो कैसे हुआ? देखिए, इसके लिए मैं अपना पूरा का पूरा क्रेडिट अपने दोस्तों को ही देना चाहता हूँ। 2002 से मैं नेशनल खेलना शुरू किया दिव्यांग क्रिकेट में, तो ये प्रेरणा मेरे दोस्तों से मिली, क्योंकि जब छोटे में हमारे दोस्त जब जाते थे यहाँ से खेलने के लिए मैदान की ओर, तो उन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो हाथ पकड़ के ही मुझे ग्राउंड तक लेकर जाते थे। तो वहाँ से मुझे, और उन लोगों ने कहा कि तुम भी खेल सकते हो। और जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, शायद उस समय दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स के अलावा और ऐसे कोई गेम्स खेलते नहीं थे। तो ये पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और वहाँ से मुझे जब पहली बार मैंने एक हाथ से बैसाखी के सहारे छक्का मारा, तो उस दिन मुझे लगा कि रियल में मैं इस क्रिकेट को आगे खेल सकता हूँ। वहाँ से मतलब कि इनकरेजमेंट मिला कि हाँ, क्योंकि ऐसा कुछ सीन ही नहीं था उस समय, जैसा आपने कहा कि पैरा स्पोर्ट्स के अलावा, लेकिन उसमें लगा कि नहीं, अगर टैलेंट है तो उसको सामने लाना चाहिए। तो वो जो फर्स्ट मौका होता है अपने टैलेंट को शोकेस करने का, वो आपको कब मिला? मुझे 2002 में नेशनल खेलने का मौका मिला। अजीत वाडेकर जी, जो भारतीय टीम का कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने दिव्यांग क्रिकेट मैचेस कराना आरंभ किया मुंबई जैसे शहरों में। तो हम लोग यहाँ से झारखंड से एक टीम बनाकर, हमारे जैसे और भी जो खिलाड़ी थे उनके साथ में, पर उस समय सॉफ्ट बॉल से, जिसे हम टेनिस बॉल कहते हैं, टेनिस बॉल का टूर्नामेंट खेलने पहली बार गए। और वहाँ एक अच्छा टूर्नामेंट खेलने को मिला और वहीं हम लोगों की प्रतिभा आम लोगों तक पहुँच कर आई। जी, वो सामने आया। जी बिल्कुल। उसके बाद वो गेम आपने खेला और वहाँ, जैसे कि आपने कहा कि मुंबई और ऐसे मेट्रो सिटीज़ में ही इसकी शुरुआत हुई थी दिव्यांगजन क्रिकेट की। तो जब आप वापस आए तो यहाँ पर आपको फिर क्या इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला और कैसा रिस्पांस देखने को मिला? देखिए, 2002 में तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं था। यहाँ के लोग आज भी दिव्यांगता को एक अभिश्राप के रूप में देखते थे। हाँ, ये ज़रूर था कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए थे, या हमारे जो वो 16 खिलाड़ियों के साथ जो लोग जुड़े थे, उनके आसपास के लोगों को ये ज़रूर मालूम चला कि दिव्यांग क्रिकेट भी होता है। और उस समय मुश्किल से 10% मैं कह सकता हूँ कि 10% लोग ही जान पाते थे कि दिव्यांगों का भी खेलकूद होता है। पर आज धीरे धीरे झारखंड में भी मुझे लगता है कि 70% से ऊपर लोग आज के डेट में जानने लगे हैं कि दिव्यांगों का एक टूर्नामेंट होता है, दिव्यांगों की एक क्रिकेट होती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खेल खेले जाते हैं और लोग भारतीय टीम का हिस्सा बनते हैं। तो यहाँ पर एक बात कही आपने कि यहाँ के लोग को बहुत कम जानकारी अब पता चलने लगा धीरे धीरे कि ऐसा भी गेम होता है, लोग हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप रांची झारखंड के हो, कैप्टन हो इंडियन टीम के। तो यहाँ और बाकी शहरों से भी जो लोग आते होंगे इंडिया में ही, तो आपको क्या सिनेरियो कुछ अलग दिखता है बाकी शहरों का एज कंपैरिजन टू रांची और झारखंड? निश्चित तौर पे मुझे अलग दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ की एक बहुत बड़ी कमी है, वह है सरकार की अनदेखी। सरकार दिव्यांग खेलों को उस स्तर पर प्रमोट नहीं कर पा रही है जिस स्तर पर आप जाकर देखें साउथ में जो खेले जाते हैं टूर्नामेंट्स, या जो पंजाब और हरियाणा जैसे, दिल्ली जैसे जगहों में
जो विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए जो सुविधा, अभी अभी आपने न्यूज़ देखा होगा कि मध्य प्रदेश जैसे ग्वालियर शहर में एक दिव्यांगों का एक बिल्कुल स्टेडियम तैयार किया जा रहा है, अभी 10 दिन पहले ही आया है। पर हमारे राज्य में हम लोगों को खेलने के लिए एक ग्राउंड तक नहीं है, एक कहीं भी क्लब हमारे लिए नहीं दिया गया है ज़मीन कि आप यहाँ पर एक क्रिकेट क्लब बनाकर खेल सकते हैं। ये सौभाग्य है कि हम लोगों ने अपना गुडविल या पर्सनल रिलेशनशिप बनाया है कि यहाँ के क्लब के लोग हम लोगों को नेट प्रैक्टिस करने देते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ के लोगों में नहीं, सिस्टम में ही भी जागरूकता की कमी है इस खेल को लेकर के। बिल्कुल, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मानसिकता आज भी दिव्यांगों के प्रति लोगों की स्थिर पड़ी है। लोग भी आज दिव्यांगों को चैरिटी के तरीके से देखना चाहते हैं। लेकिन अगर वो तो एक सिस्टम की बात होगी, वो चैरिटी की तरफ देखते हैं, लेकिन जो प्लेयर्स हैं जो शायद आपके साथ और इस टीम में जुड़ रहे होंगे आपसे, उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? और जो उनकी फैमिलीज़ जिनसे आप ऑब्वियसली अब जुड़ रहे हैं तो उनसे मिलने का मौका मिलता होगा आपको कि वो अपने बच्चों को रिप्रेजेंट सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं, या उनकी सोच, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है कि अगर वो अपने बच्चों को किस सोच, किस नज़रिए से देखते हैं तभी वो आगे बढ़ा सकते हैं, तो उनका क्या आपको रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिलता है? देखिए, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस खेल में, चाहे वो क्रिकेट हो, सिटिंग वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, ऐसे और भी पैरा के गेम्स हैं जिनको मुझे यहाँ पर प्रमोट करने का मौका मिल रहा है और मैं प्रमोट कर रहा हूँ। मैं उन माँ बाप से मिलकर बहुत प्रभावित होता हूँ जो अपने बच्चों को हमारे साथ खेलने के लिए भेजते हैं, और मुझे अच्छा, उस समय बहुत अच्छा लगता है। ऐसे माँ बाप जो पहले नहीं जानते थे कि दिव्यांग, जो हमारे घर में दिव्यांगों का जन्म हुआ है, जो अपने गार्जियन माथा पकड़ कर बैठे थे कि अब हमारे बच्चों का क्या होगा, और वैसे बच्चों को जब उन लोगों ने जाना कि यहाँ पर भी हमारे बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वे जा सकते हैं, और जब हमारे पास आए क्लब्स पे हम लोगों ने ज्वाइन कराया और उनको संडे प्रैक्टिस कराते हैं, अलग अलग दिनों में प्रैक्टिस जब कराते हैं, तो अब आप उन गार्जियनों को देखेंगे तो उनका जो मानसिकता है वो बहुत अलग हो चुका है कि अब हमारे बच्चे भी राष्ट्रीय स्तर तक खेल पा रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं वो एक पूरा एक तरीके से निराशा थी कि अब कोई इसके आगे और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कुछ कर सकता है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि नहीं, खेलों में भी ऑप्शन है, तो एक आशा, जो बोलते हैं, एक उम्मीद की किरण उनमें जगी है। तो अगर पर्सनल ऐसा कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपके पास हो जो सामने आए हैं और बहुत अच्छा परफ़ॉर्म उन्होंने आगे करके दिखाया है? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में मैं अपने अलावा और 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर खेल रहे हैं। निषाद कुमार उपाध्याय है, विपुल सेन गुप्ता है और विजय कुमार महतो है। विजय कुमार महतो अनगढ़ा से है और काफ़ी, मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल एक छोटे परिवार से है, खेती पर डिपेंड है, फादर घर में काम, छोटा मोटा काम करते हैं। तो ऐसे परिवार से निकल कर आना, एक दिव्यांग होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ऐसा बहुत सारा नाम है। महिला आप देखेंगे हमारे पास लड़कियों की एक सिटिंग वॉलीबॉल की टीम है जिन्होंने लास्ट ईयर ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीत कर आई थी। 8वां नेशनल हुआ था चेन्नई में, उसमें हमारी 2-3 खिलाड़ी ऐसी है। एक खिलाड़ी का मैं नाम लेता हूँ, बेबी नीलू है, आपने शायद मुलाकात भी की है उनसे एक बार। तो बेबी नीलू की स्थिति आप देखेंगे कि लगभग 80% से ज़्यादा उनकी डिसेबिलिटी है। और जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो चूँकि वो, उनका बॉडी ऊपर से काफ़ी स्ट्रांग है, तो मैंने उनको बताया कि आप खेलना चाहते हो, तो उन्होंने कहा सर हम खेल नहीं पाएंगे, हमारी स्थिति आप समझ नहीं रहे, मैं चेयर में बैठी हूँ इसलिए आपको लग रहा है। तो मैंने उनको उस तरीके से एक दिन अपने यहाँ बुलाया कि आप एक बार आओ, और अभी तक बेबी नीलू 3 नेशनल खेल चुकी है और अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और उस बच्ची से आप मिलेंगे तो उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो अब देखने लायक है कि जो बच्चे आज भी अगर उनका कैलिपर्स और बैसाखी अगर हटा दे तो ज़मीन पर ऐसे ही हाथ के सहारे चलती है, वो बच्चे कोयम्बटूर और चेन्नई जैसे जगहों पर जाके अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। मतलब कह सकते हैं ये सिर्फ फिजिकल एबिलिटी नहीं, मेंटल एबिलिटी की भी बात है। और मैं प्लेयर्स की तरफ इसलिए भी बात मोड़ रही हूँ क्योंकि वैसे व्यूअर्स हो सकते हैं जो शायद उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, खेल में, लेकिन जो सोच होती है सोसाइटी की वो वहीं तक उसमें बंद के रह जाते हैं कि हमें यहीं तक सीमित रहना है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते इस सोच को लेकर के। तो इसीलिए मैं इसमें चाहूँगी कि आप और जानकारी इसको लेकर के दें कि अगर वैसे कुछ लोग हैं जो शायद स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो या स्पोर्ट्स नहीं किसी भी स्किल में हो, लेकिन उस सोच से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो अगर वो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं तो उन्हें क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है?
देखिए, जेके न्यूज़ के माध्यम से जितने भी व्यूवर्स हैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन हो चुका है भारत में, और इसी संस्था के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन होता है। भारतीय टीम बनी हुई है, उसके सारे चीज़ प्रॉपर जो भारतीय टीम जिस तरीके से खेलती है, और इसी के माध्यम से एशिया कप, अभी तक दिव्यांगों की सबसे बड़ी टूर्नामेंट एशिया कप 2015 में खेला गया था, जिसमें अफ़गानिस्तान के साथ भारत और अफ़गानिस्तान का फाइनल मैच खेला गया था, जिसको भारतीय टीम ने जीतकर अपने कब्जे में रखा है। तो ऐसे गार्जियन से मैं यही कहूँगा कि आप हम लोगों से जुड़े और उनको खेल के प्रति प्रेरित करें, और आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा जो एक्सीडेंट से हो सकता है, पोलियो से हो सकता है, या अन्य कारणों से जो दिव्यांगता हो चुकी है, तो अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, पैरा ओलंपिक पूरे देश में काम करती है, ऐसे कबड्डी एसोसिएशन है, ऐसे तमाम एसोसिएशन और संगठन है, और दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जा सकता है। जी, मतलब चीज़ें ऑप्शंस खुले हुए हैं, बस उसकी जानकारी हमारे पास होने की ज़रूरत है। तो अगर अभी जो करंट सिनेरियो की बात करें, अभी तो कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, खेल लगभग बहुत ही कम हो पा रहा था, लोग ऑनलाइन कुछ कुछ चीज़ें सीख रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो अगर अभी आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए, ऑब्वियसली उसको लीड कर रहे हो, तो अब धीरे धीरे जब अनलॉक हो रहा है तो क्या चीज़ें अब होने वाली हैं? क्या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज हो रहा है या क्या चीज़ें हो रही हैं? देखिए, लॉकडाउन खुलने के बाद अभी धीरे धीरे हम लोगों ने क्रिकेट सिर्फ शुरू किया है, क्योंकि क्रिकेट में एक दूरी बनी होती है, बैट्समैन नेट पर होता है, बॉलर इधर से बॉल करता है, सारे बॉलर अपने अपने बॉल से। तो अभी सिर्फ कबड्डी हम लोगों ने अभी शुरू नहीं किया है, वॉलीबॉल पर इन कोरोना काल के समय जब लॉकडाउन रहा, तो हम लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से क्रिकेट सारे खिलाड़ियों को अलग अलग स्किल की ट्रेनिंग हम लोगों ने दी। उसमें बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों ने डाला कि किस तरह के टेक्निकल जो भी नॉलेज होते हैं, वो सारे चीज़ों हम लोगों ने अभी बैठे हुए सारे खिलाड़ियों को एक नॉलेज देने का काम किया है। जी, ये बहुत रोचक लग रहा है कि आप ऑनलाइन आप स्किल्स कैसे सिखा रहे थे, जो आप बता मतलब कुछ हमें एग्जांपल, ताकि हम भी जान पाएँ कि ऑनलाइन ये स्किल्स जो आप कैसे सिखा रहे थे, चाहे क्योंकि टेक्निकली आप फिजिकली फील्ड पर बता सकते हो उन चीज़ों को, ऑनलाइन ये कैसे हो रहा था? जैसे सारे खिलाड़ी कप्तान नहीं होते हैं, तो एक कप्तान के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये भी बताना उनको एक टेक्निक की ज़रूरत होती है। एक नया खिलाड़ी किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करे, अपने जूनियर्स के साथ व्यवहार करे, उसमें कैसे सारी गुणों आ जाए, कैसे वो लीडरशिप जो क्वालिटी होती है, ये लीडरशिप क्वालिटी देना, ये सारी चीज़ें हम लोग उनको ऑनलाइन तरीके से बता रहे थे कि लीडरशिप है क्या, कैसे आप करेंगे, और ये संबंधित जो भी जानकारी है वो हम लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से उनको दिया है कि किस तरीके से कप्तान में कैसे स्किल होनी चाहिए उसमें, क्योंकि स्किल दो तरीके से हो जाते हैं ना, एक सॉफ्ट स्किल, एक हार्ड स्किल। तो खिलाड़ी हार्ड स्किल ग्राउंड में जाके सीखते हैं, और सॉफ्ट स्किल उनको हम लोगों ने आज के डेट में ऑनलाइन दिया। ऑनलाइन जब आप क्लासेस करेंगे तो ऑब्वियसली यूथ बहुत जुड़े होंगे आपसे, यूथ जनरेशन उसमें जुड़ा होगा, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहता था चीज़ों को सीखने में या उसे मतलब अपने ऊपर कवर अप करने में? जो नए खिलाड़ी आते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो कप्तान बन गया है वो बना हुआ है, और उनमें क्या गुण है वो फील नहीं कर पाते हैं। पर जब आप टेक्निकल किसी चीज़ को बताते हैं तो उनको ये अंदर से आता है कि शायद अगर ये गुण हमारे में आ जाए तो हम भी कल के डेट में कप्तान बन सकते हैं। तो ये बहुत सारे बच्चों को जब हम लोगों ने 15 दिनों का ट्रेनिंग रखा था, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का यही था कि सर अब हम भी कप्तान बन सकते हैं, चूँकि वो ग्राउंड पे तो जाके हार्ड स्किल ले ही रहे थे। अब जो बाकी उनके पास स्किल की कमी थी कि कप्तान को किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी उनको मिल चुकी है। ऑनलाइन क्लासेस का ये फ़ायदा, क्योंकि एक ग्राउंड पर जब हम जाते हैं तो उन चीज़ों पे बात नहीं हो पाती बैठ करके, लेकिन ऑनलाइन में ये मौका मिल गया कि हम बैठ करके उन चीज़ों को डिस्कस कर सकें, समझा सकें। तो अगर अब इस खास बातचीत को इस बात पर मैं अंत करना चाहूँ, अगर आप एक जो सोच जो आप चाहते हो जो लोगों में आए उस चीज़ को लेकर के, चाहे वो खुद वो प्लेयर ही क्यों ना हो, या एक जो समाज होता है वो क्या चीज़ जो बदलने की ज़रूरत है, या फिर क्या ऐसी सोच है जो अब शुरू हुई है और अब उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है,
तभी हम उस पोजीशन पे पहुंच पाएंगे। जैसे हम कंपेयर कर रहे थे दूसरे शहरों राज्यों से हमारे राज्य को, तो क्या चीज़ों की ज़रूरत है? मैं बस अपने सरकार और समाज दोनों को यही कहना चाहता हूँ कि अब अगर ये दोनों का नज़रिया अगर बदल जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत सारे प्रतिभा झारखंड और पूरे देश में भरी हुई है, जहाँ से दिव्यांग बाहर निकल कर आ सकते हैं। बस सरकार को इसे प्रमोट करने की ज़रूरत है। एक चूँकि एक सामान्य खिलाड़ी और एक दिव्यांग खिलाड़ी, जब आप दिव्यांगों को हर एक चीज़ों में, चाहे वो किसी भी तरीके की पॉलिसी हो, हर एक चीज़ में एक दिव्यांग को एक्स्ट्रा दी जाती है, चाहे वो आरक्षण के रूप में हो। मैं कहता हूं कि आप स्पोर्ट्स में आरक्षण जैसा कुछ ना दें, यानी कि सामान्य खिलाड़ियों से ज़्यादा ना दें, तो कम से कम अगर उसके बराबर भी दे सकते हैं, तो जो राष्ट्रीय ध्वज आज हम लोग या हमारे जो साथी खिलाड़ी है जो आज ऊपर लेकर जा रहे हैं और आज गिने चुने लोग हैं, ये संख्या और अधिक बढ़ेगी। चारों तरफ भारतीय झंडा और झारखंड का झंडा ऊंचा नजर आएगा। सिर्फ थोड़ी सी नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हम लोगों को कुछ जो सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया अभी झारखंड सरकार में, उनका हम स्वागत भी करते हैं। तो जो खिलाड़ी इस स्तर पर हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं या खेल चुके हैं, उनको भी सीधी नियुक्ति में प्रक्रिया में शामिल की जाए, स्कॉलरशिप की प्रक्रिया में शामिल की जाए, खेलने की अच्छी व्यवस्था हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी खेल के लिए अलग ग्राउंड बना दो, ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि हम इंक्लूज़न में काम करें। ठीक है, आपको अलग से हमारे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कबड्डी ग्राउंड झारखंड में बना हुआ है, रांची में बना हुआ है, बस हमें भी उसका अलॉटमेंट चाहिए अपने समय के अनुसार। मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, आप कुछ अलग उसे एक्सक्लूड ना करें, जो नॉर्मल जो प्रक्रिया चले उसमें इंक्लूड करें, लेकिन ताकि वो प्रोसेस जो चल रहा है सामान्य, वो इसमें भी सामान्य तौर पर चल सके। तो आज की हमारी खास बातचीत में हमें ज्वाइन करने के लिए मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने एक्सपीरियंसेस दिए, हमें काफ़ी जानकारी दी। तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत मुकेश कंचन जी के साथ, जिन्होंने अपने काफ़ी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए और काफ़ी जानकारी दी हमें, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोगों को किन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और ऐसी और भी खास बातचीत हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।